बिस्वा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये पहले टेस्ट मैच में पहले दिन जो हुआ है 506 रन्स, पाकिस्तानी बैट्समैन की सॉरी पाकिस्तानी बॉलर्स की तो सारी दहशत ही खत्म कर दी है इंग्लिश बैट्समैन ने रावलपिंडी आकर। तो बताइए ये हुआ क्या है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली इंग्लैंड को अगर आप देखें पिछली एक दो सीरीज़ों में, द वे दे आर दे हैव चेंज देयर अप्रोच जब से मकैलम आए हैं, एंड ऑब्वियसली स्टोक्स ने जब से कप्तानी ली है, दे वांट टू जस्ट प्ले एग्रेसिव क्रिकेट। और उन्होंने इंग्लैंड में भी ऐसी क्रिकेट खेली है, 4 एंड ओवर और 5 एंड ओवर दे यूजुअली प्ले, and that is something which they are going to continue now. And obviously Pakistani जो पिच थी पिंडी की, that suited that type of strategy, और सक्सेसफुल ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली सारे बैट्समैनों ने, और जिस तरीके से उन्हें आगे डोमिनेट किया, आई थिंक बॉलर्स वर हेल्पलेस। तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो मैं कहूँगा कि पिच है, एंड ऑब्वियसली क्रेडिट शुड बी गिवन टू द इंग्लैंड बैट्समैन, जिस तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया और जिस रेट पे उन्होंने स्कोर किया। बट आई थिंक इससे इस पिच पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी जब टेस्ट मैच हुआ है तो कुछ इस तरह के रिजल्ट देखने को मिले हैं। ओनली डिफरेंस बस जो स्कोरिंग रेट था कि 500 रन हो गए एक ही दिन में। क्या वजह है? जब हम जानते हैं कि एक बैटिंग पिच है और उसके ऊपर अच्छा स्कोर बना सकते हैं आपके 6 बल्लेबाज भी, तो व्हाई ऐड ए सेवंथ बैट्समैन? और स्पिनर्स में भी खास तौर पर आपके ख्याल में क्या यासिर शाह को बिठाकर जाहिद महमूद को खिलाना बेहतर चॉइस थी, अच्छा फैसला था? मैं हैरान हूँ कि आपने इतना इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप पिक की, फास्ट बॉलर्स भी सारे इनएक्सपीरियंस, फिर आपको अगर स्पिन पिच ही आपने बनाई थी, फिर एक स्पिनर के साथ जेन्युइन स्पिनर के साथ खेलना, जबकि नवाज बैठा हुआ था। इवन चले यासिर को आपने फॉर्म पे पिक नहीं किया कि उसने अभी रिसेंट सीजन में उस तरीके से बॉलिंग नहीं की, बट नवाज आपके पास है, फिर अबरार की इतनी टॉप क्लास परफॉर्मेंस है और अच्छी फॉर्म में है, वो मिस्ट्री बॉलर है, उसको ना खिलाना, जबकि उसने पिंडी में बहुत आउट किए हैं अभी रिसेंट, इवन ग्रीन पिचेस पे। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है, जब आप टेस्ट क्रिकेट में जाते हैं तो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपनी सारी बेसिस कवर करके जाएं कि नया बॉल कौन करेगा, रिवर्स के लिए कौन से बॉलर हैं, कौन सा स्टॉक बॉलर होगा, कौन सा अटैकिंग स्पिनर होगा। स्पिन पिच अगर आप सोच भी रहे हैं कि होगी, तो आपके पास फिंगर स्पिनर नहीं है, आपके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है, इन एक्सपीरियंस आपकी बॉलिंग लाइनअप, उसके साथ आप जा रहे हैं, फिर 4 बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। तो आई थिंक दोनों साइड्स, और इंग्लैंड की स्ट्रेटजी भी सिर्फ जाके 5 एंड ओवर 6 एंड ओवर रन्स करना अग्रेसिव क्रिकेट नहीं होती। अग्रेसिव क्रिकेट आपकी तब है टेस्ट क्रिकेट में व्हेन यू आर इक्वली गुड इन टेकिंग 20 विकेट्स। तो इंग्लैंड भी 3 सिर्फ रेगुलर बॉलर्स के साथ गया, 2 फास्ट बॉलर हैं उनके और एक जैक लीच रेगुलर स्पिनर है टेस्ट मैच क्रिकेट, और बैटिंग पिच पे आप 3 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं। स्टोक्स इंजरी की वजह से या जैसे भी है, वो इवन T20 में भी उतनी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, फिर उनके पास कोई ऐसे बैकअप बॉलर, वो ऑलराउंडर टाइप बॉलर उनके सारे हैं। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट स्पेशलिस्ट, और स्पेशली ऐसी पिच पे अगर आप 3 बॉलर्स जेन्युइन बॉलर्स के साथ जाएंगे, इवन पाकिस्तान मिस्ट्री स्पिनर आपके पास था, उसको खिलाना चाहिए था। नो मैटर वो भी शायद परफॉर्म ना करता, बट ऑन करंट फॉर्म जब आपके पास एक ऐसा रिसोर्स है, व्हाई नॉट टू गिव हिम चांस। जाहिद से बेहतर उसकी परफॉर्मेंस थी थ्रू आउट दिस करंट सीजन। शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेल रहे और हमें शिद्दत से उनकी कमी महसूस हुई है इस मैच में, पहले और दूसरे रोज में। हालांकि हारिस रऊफ को मौका दिया गया है और हारिस रऊफ टेस्ट में तो नहीं लेकिन बाकी जो दोनों वाइट बॉल के फॉर्मेट्स हैं उनमें खासे एक्सपीरियंस्ड हैं। तो पाकिस्तान के पास इस वक्त जो बॉलिंग अटैक इंटरनेशनल मैचेस के लिए है वो बहुत अच्छा है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के इंजरी ने ये साबित कर दिया है कि हमारे पास बैकअप अभी उस लेवल का नहीं है। हाँ, बॉलर्स हैं जो 140 प्लस पे बॉल करते हैं, लेकिन खाली उनकी पेस से काम नहीं चलेगा। वी वुड नीड बॉलर्स जो कि गेम प्लान के मुताबिक गेम को समझते हुए स्ट्रैटेजी अपनाएंगे ग्राउंड के अंदर। तो इसका क्या सोल्यूशन होगा? ऑब्वियसली यू गॉट टू प्लान इट बेटर। जब आप टेस्ट सीरीज खेलते हैं, जो पूरी आइटेनरी है अगर आप देखें, यू नो कि हम
T20 वर्ल्ड कप से आएंगे तो हमारे पास टाइम नहीं होगा, सीरीज सर पे खड़ी होगी। तो यू शुड हैव जस्ट प्लान इट इन अ बेटर वे। आपको चाहिए था पहले से कि आप ये सोचते कि फास्ट बॉलर्स, कंडीशन फास्ट बॉलर आपको चाहिए इस सीरीज के लिए। वो चाहे जो भी थे, अगर बेहतर था कि जैसे मूसा इतनी परफॉर्मेंस कर रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो सीजन बॉलर इस टाइम खेल रहे हैं उनमें से अगर आप पिक करते तो शायद वो इस वर्कलोड को, उनकी बॉडी कंडीशन होती तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते। इसके अलावा भी जो बॉलर यहाँ पे खेल रहे हैं उनमें से आपको देखना चाहिए। अगर इन बॉलरों को आपने खिलाना था तो हफ्ते में आप टेस्ट मैच के लिए तैयार नहीं हो सकते। प्रीवियसली हारिस रऊफ ने पता नहीं लास्ट मैच फोर्टे का कब खेला है, मुझे लगता है 2-3 साल हो गए। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी बॉलर टू कम एंड बेसिकली परफॉर्म इन दीज सॉर्ट ऑफ कंडीशंस। इवन नसीम शाह, वो भी T20 वर्ल्ड कप पे था, उसको भी उस तरीके का टाइम नहीं मिला। मिसबा, जब आप कैप्टन थे टीम के, आप ट्विटर पे भी खासे ट्रेंड कर रहे हैं कि आपने इंग्लैंड को 2 सीरीज हराई और 1 बराबर की। अपनी स्ट्रैटेजी बताइए। ऑल्दो उस वक्त की इंग्लैंड की टीम और आज की इंग्लैंड की टीम की अपनी स्ट्रैटेजी और उनकी जो एग्रेसिवनेस है उसमें बहुत फर्क नजर आता है, जिसकी एक वजह ब्रैंडन मैकलम भी हैं। लेकिन आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी उस वक्त जब आप खेल रहे थे एज अ कैप्टन इंग्लैंड के अगेंस्ट? देखिए, जैसे आपने बात की कि उस टाइम हमारे लिए थोड़ा सा ये चीज़ ज़रूर आसानी थी कि हमें पता था कि अगर हम थोड़ी स्पिन पिच हमें मिलेगी, थोड़ी सी स्लो पिचेस मिलेंगी, तो यहाँ पे हम, हमारे पास एक तो सईद अजमल थे, अब्दुल रहमान थे, उस टाइप के बॉलर थे, फिर यासिर शाह था और जुल्फ़िकार बाबर थे। तो आई थिंक वो टीम डिफरेंट टीम थी इंग्लैंड की, और उनकी स्ट्रेंथ्स को देखते हुए थोड़ा स्ट्रेटजी बनाना भी आसान था कि अगेंस्ट देम हम स्पिनर्स को हेल्पफुल विकेटें अगर बनाते, और हम खेले भी यूएई में जहाँ स्पिन को हेल्प भी मिलती थी, तो इट वाज स्लाइटली इजियर। ये इंग्लैंड की टीम उस लिहाज से, इनको, इनके बैटिंग जो बेसिकली रन रेट है उसको कंट्रोल करना, विद स्पिन इनको ट्रैप करना इतना आसान नहीं है। और स्पेशली अगर पिच भी बैटिंग फ्रेंडली होगी तो यहाँ पे तो भाई बिल्कुल ही आपको इसी तरह उड़ा के रख देंगे कि 75 ओवरों में 500 कर दिया उन्होंने। जैसे रमीज राजा कह रहे हैं कि ड्रॉप इन पिचेस पे वो काम कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या ड्रॉप इन पिचेस पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल होंगी? आप देखें कि ड्रॉप इन पिचेस का मकसद क्या है। दुनिया में ड्रॉप इन पिच सिर्फ यहाँ पे यूज होती है जहाँ पे मल्टीपर्पज स्टेडियम है, जहाँ पे वो ऑफ सीजन में ऑस्ट्रेलिया में फुट ही होती है, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल होती है, रग्बी होती है, डिफरेंट गेम्स होती हैं, वो उसको यूज करते हैं। तो उनकी मजबूरी है ड्रॉप इन पिच, क्योंकि वो उस तरीके से उसको मेंटेन नहीं कर सकते। वो पिच को उठाते हैं, बाहर कर देते हैं, दूसरी स्पोर्ट्स होते रहते हैं, सीजन से पहले वो बाहर से ला के वो इंस्टॉल कर देते हैं पिच, and then they just use those stadiums for cricket. और अगर आप क्वालिटी ऑफ देयर विकेट्स देखें तो यूजुअली व्हेन दे इंट्रोड्यूस ड्रॉप इन पिचेस, वो बैटिंग पिचेस हैं, वो तो बॉलिंग को सपोर्ट ही नहीं करती, उन पे तो रिजल्ट्स नहीं आते। वो मजबूरी है उनकी, वो इसलिए करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ड्रॉप इन पिच आने से कोई ये पिचें सपोर्टिंग पिच बन जाएंगी बॉलिंग के लिए। इसके लिए आपको कुछ और करना है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने अपने लोगों को एजुकेशन दिलानी है, और प्रॉपर सॉइल, जिन सॉइल में जो लोग जिन्होंने बकायदा एजुकेशन ली है उस पर रिसर्च कराएं और उस इन पिचेस को इम्प्रूव कराएं कि कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। मिसबा, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बात की है रमीज राजा ने जब से वो आए हैं, और वो कह रहे हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल करना चाहते हैं। आप अमेरिका में हैं आजकल और आप जानते होंगे यहाँ पे स्पोर्ट्स का कल्चर क्या है। जो फ्रेंचाइजेस होती हैं या टीमें होती हैं वही फैसिलिटीज को डेवलप करती हैं, वही फैसिलिटीज को ओन करती हैं और वही गेम डेवलपमेंट पे काम करती हैं। ये पीएसएल को क्या इस तर्ज पर, अगर आप क्या समझते हैं कि क्या पीएसएल को इस तर्ज पर थोड़ा सा उसका बदला जा सकता है, डायरेक्शन बदली जा सकती है, और जो टीम्स हैं वही इन स्टेडियम्स की, जैसे इस्लामाबाद की टीम है, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, यही टीम्स इन स्टेडियम्स की टेक केयर करें। चंद जो बड़े स्टेडियम्स हैं वो तो ऑलरेडी ऐसी कंडीशन में हैं कि हम उनमें इंटरनेशनल क्रिकेट करवाते हैं, लेकिन बाकी जो शहर हैं उनमें भी
स्टेडियम्स की और फैसिलिटीज की डेवलपमेंट और इस तरह की चीजें, क्या पीएसएल में ये फॉर्मूला अपनाया जा सकता है और क्या ये फिजिबल भी है पीएसएल के लिए? करना चाहिए मेरे ख्याल में। अभी क्या है कि हर चीज़ सेंट्रलाइज है, क्रिकेट बोर्ड ने हर चीज़ खामखा अपने गले पे डाली हुई है। तो दैट इज़ बेसिकली हर्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट ऑल्सो, कि आप वो सारी तरफ जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। वाई नॉट, आपको देने चाहिए, ग्राउंड्स देने चाहिए। इसी तरह जो कॉन्सेप्ट था ये प्रोविंशियल क्रिकेट का या रीजनल क्रिकेट का, डिपार्टमेंट्स को ख़त्म करके, उसका कॉन्सेप्ट भी यही था कि आप डिसेंट्रलाइज करें चीज़ों को। अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही कोचेस लगाने हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही सिलेक्टर भेजने हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही उन सबको पैसे देने हैं, और वो खुद कुछ नहीं कर सकते, तो देन it is not regional cricket, basically it is centralized cricket owned by Pakistan, run by Pakistan cricket. So इसको बेसिकली हमें डिसेंट्रलाइज करनी है। हम जो भी इलाकों की क्रिकेट है उनको, चाहे हम पीएसएल फ्रेंचाइजेस के साथ जोड़ें, चाहे हम उनको प्राइवेट स्पॉन्सर्स के हवाले करें, एंड लेट देम ओन दोज टीम्स। उनको अपने सेलेक्टर्स, जिस तरह पीएसएल में होता है, उनके अपने सिलेक्टर, अपना कोचिंग स्टाफ है, सारा कुछ अपना है। उनको एक टारगेट दें, उनको एक पूरी पॉलिसी दें, एंड लेट देम डू दैट। आप क्यों, मतलब आपको ज़रूरत है कि आपको बलूचिस्तान की टीम को भी आपने कंट्रोल करना है, आपको नॉर्दर्न की टीम को भी आपने कंट्रोल करना है, सेंट्रल पंजाब को भी आपने रन करना है। दैट इज़ नॉट हेल्पिंग, बेसिकली आपने लिमिट कर दिया उस चीज़ को। तो आई थिंक इन चीज़ों पे सोचना बड़ा ज़रूरी है और जल्दी काम करना ज़रूरी है, क्योंकि आप बात तो करते हैं और आप करना भी चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। कमिंग टू योर मसरूफियात इन अमेरिका, आप अमेरिका में हैं और मैं एक इवेंट में था जहां आपसे किसी ने कहा कि ये क्रिकेटर्स ही अस्पताल क्यों बनाते हैं या बनवाते हैं। So how would you explain it for our audience? आप एक चैरिटी हॉस्पिटल के साथ वाबस्ता हैं जिनके फंड रेजर्स के लिए आप आजकल अमेरिका में हैं और अक्सर आते जाते रहते हैं। इस हॉस्पिटल के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए और अब तक क्या किया है इस हॉस्पिटल ने, इस तंजीम ने, और क्या फ्यूचर है इसका? देखिए, सबसे पहले तो पहला सवाल है क्रिकेटर्स ही क्यों बनाते हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान में अगर सबसे बड़ा इस टाइम कोई मसला है तो वो हेल्थ का ही है, हेल्थ फैसिलिटीज़ का ही है, और दैट इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ पीपल। सेविंग अ लाइफ, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहला जो आपके जहन में सवाल आता है कि हर इंसान का ये हक है कि उसको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हों, ताकि वो कम से कम अपनी सेहत ठीक रखे, उसकी जान के लिए जितनी भी बेस्ट एफर्ट्स हों वो हो सके। ऑब्वियसली आई एम हेयर इन अमेरिका, पहले भी आया हूँ। आई एम एसोसिएटेड विद पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन, and here it's Pakistan Children Heart Foundation North America. This is basically organization which is dealing with congenital heart disease. Congenital heart disease पैदाइशी तौर पे जो बच्चे दिल की मर्ज के साथ पैदा होते हैं, जिसकी को 30 किस्म के डिफरेंट 30 डिफरेंट किस्में हैं, इसमें होल इन द हार्ट है और इसी तरह बाकी चीज़ें हैं। और ये एक बहुत बड़ा मसला है दुनिया में भी, और पाकिस्तान में तो खैर ये ज़्यादा मसला इसलिए है क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है। इसको ट्रीट करने के लिए नंबर ऑफ डॉक्टर्स कम है, हॉस्पिटल, कोई एक हॉस्पिटल भी डेडिकेटेड नहीं है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के लिए। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पाकिस्तान। और मसला इतना बड़ा है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड 1 out of 100 चिल्ड्रन बोर्न, यानी एक बच्चा 100 जो भी बच्चे पैदा होते हैं उसमें इस बीमारी के साथ पैदा होता है। और इस रेशो से अगर देखें तो पाकिस्तान में 60,000 बच्चे हर साल पैदा होते हैं दिल की मर्ज के साथ, जिसमें से 1/3 यानी 20,000 को इमीडिएट फर्स्ट ईयर में सर्जरी की ज़रूरत होती है अगर हमने उनकी जान बचानी है। जबकि पाकिस्तान में सिर्फ मैक्सिमम कैपेसिटी इज़ 4,000। सो 16,000 जो बच्चे हैं वो एवरी ईयर हमारी वो दे आर लूजिंग देयर लाइफ। बट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज कि कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेडिकेटेड हॉस्पिटल पाकिस्तान में नहीं है, जिसकी वजह से ट्रेनिंग
पीपल, ह्यूमन रिसोर्स जो कैपिटल है वो बिल्ड करना, वो पाकिस्तान में अभी तक उस पर काम नहीं हो रहा। तो आई थॉट कि ये जो इनका मकसद है बड़ा ज़बरदस्त है, और एक अगर इंस्टीट्यूट, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम बना लें जहाँ पे ना सिर्फ कैपेसिटी बढ़ जाए ऑपरेशंस के लिए, बल्कि फ्यूचर में हम डॉक्टर्स की तादाद बढ़ा सकें, पैरामेडिक स्टाफ की तादाद बढ़ा सकें, तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि जो इर्द गिर्द के मुल्क हैं उनको भी इससे बड़ी हेल्प मिलेगी। दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग विद देम। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने लैंड दी है, वहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, अब ग्रेड स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, नाउ वी आर इनटू फिनिशिंग। तो उसके लिए हमें फंड्स वगैरह चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम हियर, और पाकिस्तान से भी लोगों से अपील कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द नेक्स्ट ईयर एंड तक हम इस हॉस्पिटल को कंप्लीट करें और ये प्रोसेस स्टार्ट हो। तो ये बताइए कि पाकिस्तानी अमेरिकन की कितनी सपोर्ट रही है इस सारे प्रोसेस में जब आप यहाँ आते हैं, और कैसे, वैसे तो कहा जाता है पाकिस्तानियों के दिल बहुत बड़े होते हैं और हाथ खोलते हैं वो चैरिटी के कामों के लिए, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए अगर मैं पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन नॉर्थ अमेरिका की बात करूं तो 90% मैं कहूँगा कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन हुई है इस हॉस्पिटल की, दैट्स बीन सपोर्टेड बाय पाकिस्तानी अमेरिकन, और बहुत बड़ा इनका रोल है। ऑपरेशंस के लिए भी इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, तो आई थिंक बढ़ चढ़ के हमारा साथ दे रहे हैं। और व्हेनेवर वी गो एनीवेयर, जिस शहर में भी जाते हैं, जिसको भी पता चलता है, वो बड़ी जल्दी इस कॉज के साथ एसोसिएट होते हैं और हमारी पूरी मदद करते हैं उसमें। सो आई एम वेरी होपफुल, दैट्स व्हाई मोर ऑफन हम यहाँ पे आते हैं कि इंशाल्लाह आपके तवज्जुह से जितने और लोगों तक ये बात पहुँचे, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन नॉर्थ अमेरिका PCHFNA.org पे जाएं, चेक करें, आप इसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखें क्या हम कर रहे हैं,